डीएनए मित्रों, आज हम सबसे पहले जिस खबर का विश्लेषण करने वाले हैं वो बंगाल के चुनाव से जुड़ी हुई है। करीब 34 घंटे बाद पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज की वोटिंग होगी। 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आज चुनाव प्रचार का शोर थम गया, लेकिन राजनीतिक लड़ाई जारी है। वैसे तो टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन दूसरे चरण में एक मुकाबला और चल रहा है। यह मुकाबला है केंद्रीय सुरक्षा बल और बमबाजों के बीच। ध्यान से सुनिए, जिन जिन जिलों में चुनाव होने हैं वहां पर एक के बाद एक बम मिल रहे हैं। जब से चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है तब से 250 से ज्यादा बम मिल चुके हैं। भांगौर के एक ही घर से 89 बम मिले। एक आम के बगीचे से 9 बम मिले। हावड़ा में 5 बम मिले। कहीं घर से, कहीं आम के बगीचे से, तो कहीं जंगल में बारूदी बम ऐसे ही रखे हुए मिल रहे हैं, और ऐसे मिल रहे हैं जैसे झोले में नारियल रखे हैं। आशंका यह है कि इन बमों का प्रयोग चुनाव में होना था, क्योंकि दुर्भाग्य से बम बंगाल के चुनावी लोकतंत्र का हिस्सा बन चुका है। बंगाल के चुनाव में बमबाजी हर बार होती है। हर चुनाव में बमबाजी जरूरी होती है। यह भयानक सच है। इसलिए अब हम बंगाल के हिंसक बम कल्चर का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने कहा था, संवैधानिक तरीकों को छोड़कर हिंसा का सहारा लेना लोकतंत्र के लिए घातक है। लेकिन पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र पर आघात करने की कैसी साजिश हो रही है, वो अब हम आपको दिखाते हैं। मेरे दोनों तरफ आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो नारियल नहीं है, जिंदा बम हैं। एक दक्षिण 24 परगना की तस्वीर है, जहां पिछले 3 दिन में करीब 100 बम मिल चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ हावड़ा के उलूबेरिया इलाके की तस्वीर है, जहां सीआरपीएफ की रूट मार्च ड्यूटी के दौरान उत्तर दुरेल इलाके में 4 से 5 बम बरामद हुए। भांगौर के पोलहाट थाना क्षेत्र में आज 5 बम मिले। एक आम के बगीचे में ये बम रखे हुए थे। इससे पहले कोलकाता पुलिस ने काशीपुर इलाके में 9 बम बरामद किए, वो भी आम के बगीचे में रखे हुए थे। जिस आम के बगीचे से 9 जिंदा बम मिले हैं वो तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के घर के पीछे है। इंडियन सेकुलर फ्रंट का कहना है कि दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान दहशत फैलाने के लिए ये बम रखे हुए थे। पुलिस अब इसकी जांच पड़ताल कर रही है। मित्रों, शनिवार को भांगौर के ही शानपुकुर के एक घर से 89 जिंदा बम बरामद किए गए थे। वो घर भी तृणमूल कांग्रेस के पंचायत लेवल के नेता मोनिरुल इस्लाम का था। जिस घर में बम मिले वो लंबे समय से बंद था। एनआईए की टीम इस बात की जांच कर रही है कि इतनी बड़ी संख्या में बमों को जमा करने के पीछे क्या कोई बड़ी साजिश या आतंकी एंगल है। जी न्यूज के संवाददाता उस घर तक पहुंचे जहां बम रखे हुए थे। आस पड़ोस के लोगों से बात की। लोगों ने क्या कुछ कहा वो आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। इस घर को सील किया गया है। इसी घर के अंदर इस बंगाल इलेक्शन के दूसरे फेज से पहले यहाँ पर बम की बरामदगी की गई। पुलिस आया, बोल रहे इस घर में बम है। तो हम बोलो 3-4 साल से घर पड़ा हुआ है, कोई आदमी नहीं रहता है। जिसका घर है वो बाहर रहती है। खिड़कियाँ टूटी हुई है। उसके अंदर से हम लोग उधर गए थे, पुलिस वाले भाग दिया। फिर आके देख रहे हैं जो उसके अंदर बम पड़ा हुआ है। इस्लाम कभी नहीं आती, 4 साल हो गया। तो फिर ये किसने बम रख दिया? कहाँ से बम आ गया? हम लोग तो नहीं जानते। पुलिस वाला आया है, जो घर खोलो देखना है तो देख लिया, देख रहे हैं उसके अंदर बम है। हम लोग नहीं जानते। टीएमसी का तो कोई लेना देना नहीं है इस घर से? कर्मी है, कर्मी है, टीएमसी का कर्मी है। टीएमसी बम बनाती है जी, और वही विरोधी दल का दबाने के लिए बनाता है। टीएमसी बम बनाती है और विरोधियों को दबाने के लिए बम बनाता है। यहाँ पे चुनाव में बम का इस्तेमाल होता है। और अब चूंकि बरामदगी हुई है, शुरुआत हो चुकी है जांच की। जांच के बाद और भी कड़ियाँ इससे जुड़ती जाएंगी, क्योंकि पहली बरामदगी दूसरे फेज के चुनाव से पहले होना और इतनी भारी संख्या में होना, लोग भी आसपास के परेशान हैं कि आखिरकार ये बम आया कहाँ से। सोचिए, बंगाल के मतदाता पहले चरण का रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं और बंगाल के बमबाज चुनाव में हिंसा फैलाने की तैयारी कर रहे हैं। बम बना रहे हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा, घरों में बम, आम के बगीचे में बम, जंगल में बम, जहां देखिए वहीं से बम निकल रहे हैं। दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, बीरभूम से लेकर हावड़ा तक सुरक्षा बल के जवान जहां छापेमारी कर रहे हैं वहीं बम मिल रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में बम मिलना और फिर उसका राजनीतिक कनेक्शन सामने आना,
केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए यह बड़ी चुनौती है। यह चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि बंगाल का चुनाव रक्त चरित्र के लिए कुख्यात रहा है। 2016 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 172 हिंसक घटनाएं हुई। 2018 के पंचायत चुनाव में 230 से ज्यादा घटनाएं दर्ज की गईं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 200 से ज्यादा घटनाएं हुई। 2021 के विधानसभा चुनाव में 278 हिंसक घटनाएं हुई। 2023 के पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा 350 से अधिक हिंसक घटनाएं दर्ज की गई। ये सारी घटनाएं राजनीतिक वर्चस्व के लिए हुई। इन घटनाओं में बम का इस्तेमाल हुआ। 2021 के चुनाव में बमबाजी की ये तस्वीर आई। दक्षिण 24 परगना में कई जगहों पर जिंदा बम मिले। हम आपको दिखाते हैं कि पिछले चुनाव में किस तरह बमबाजी हुई थी, किस तरह एक दूसरे पर बम फेंके गए थे। आपने खौफनाक तस्वीर देखी। आज की तारीख में देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव होते हैं, लेकिन बंगाल को छोड़ दें तो शायद ही कहीं ऐसी तस्वीर देखने को मिलती हो। दुर्भाग्यवश ये बम बंगाल की चुनावी संस्कृति का एक हिस्सा बन चुके हैं। पिछले 5 चुनाव के दौरान कहां और कितने बम और विस्फोटक बरामद हुए, अब वो आंकड़े भी हम आपको दिखा देते हैं। 2016 में चुनाव के दौरान 450 से ज्यादा बम बरामद हुए। बीरभूम, बर्धमान जैसे इलाकों में ज्यादातर बम मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान सिर्फ बीरभूम में ही 112 से ज्यादा बम बरामद हुए। 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान 600 से ज्यादा बमों की बरामदगी हुई। 2023 में एसटीएफ ने 4 दिनों में 1.5 लाख किलो टन विस्फोटक बरामद किया था। जाहिर तौर पर यह विस्फोटक बम बनाने के लिए ही रखा हुआ था। मित्रों, इस बार फिर से चुनाव में बम मिलने लगे हैं। जैसे बोरी में भरकर नारियल रखे रहते हैं, वैसे ही बम मिल रहे हैं। अब तक 250 से ज्यादा बम मिल चुके हैं। केंद्रीय सुरक्षा बल किसी भी कीमत पर हिंसा को काबू करना चाहते हैं। यही कारण है कि संदिग्ध घरों की तलाशी ली जा रही है। जंगल, खेत और आम के बगीचे में अब बमों की खोज हो रही है। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह सेंट्रल फोर्स एक्शन में है और किस तरह से बंगाल चुनाव के दूसरे चरण वाले क्षेत्रों में बम खोजो अभियान चल रहा है। ये वही भांगौर है जहां पर पिछले 2 से 3-4 दिनों में बड़ी तादाद में जो देसी बम है वो पकड़े गए। आप देखिए, इनके हाथ में इंसास राइफल, AK-47 से लैस ये जवान ये चेक करते नजर आ रहे हैं। ये देख लीजिए, इनके हाथ में राइफल्स है और वहां पर यहाँ पर ऐसे ही सुबह ये इन्हीं बागानों में बम मिले थे। उसके बाद से एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त जी न्यूज आपको दिखा रहा है। वोटर डर में ना रहे, भय में ना रहे। ये जो यहाँ का इलेक्शन के बीच में ये जो बम कल्चर है, बम फोड़कर वोटर को डराने वाला है, उसको खत्म करने के लिए एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए। ये सीआरपीएफ के जवान एक एक बैग थैले को चेक करते नजर आ रहे हैं कि इनमें कहीं छुपाकर कोई बम तो नहीं रखा गया जो इलेक्शन को प्रभावित तो नहीं कर देगा। ये जवान, ये वीर जवान जो देश की आन बान शान के लिए काम करते हैं, वो देखिए। ये अंदर देख लीजिए, ये बोरी में कुछ सामान रखा है, ये चेक करते ये नजर आ रहा है। जहां लीड मिलती है वहां ये जवान पहुंच जाते हैं और सर्च करते। ये तस्वीर है सुपर एक्सक्लूसिव, इस वक्त जी न्यूज आपको दिखा रहा है। मित्रों, महात्मा गांधी ने कहा था कि अहिंसा ही सच्चे लोकतंत्र की नींव है, लेकिन पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की नींव पर चुनाव के वक्त हिंसक चोट करने की साजिश बहुत ही पुरानी है। यह राजनीतिक साजिश इतनी महीन है कि बम और बारूद वहां की राजनीतिक संस्कृति में घुल मिल चुके हैं। चुनाव की आहट के बाद जिस तरह से बैनर, पोस्टर और झंडे वालों की मांग बढ़ जाती है, उसी तरह पश्चिम बंगाल में बम बनाने वाले और उसे फोड़ने वाले बमबाजों की डिमांड भी बढ़ जाती है। मित्रों, पश्चिम बंगाल में बम और बारूद का चलन नक्सल आंदोलन के बाद बढ़ा। नक्सल आंदोलन के दौरान कच्चे पाइप बम, हैंड ग्रेनेड और विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। 1969 के चुनाव में पहली बार हिंसा हुई, उसी में बम बारूद का प्रयोग हुआ था। धीरे धीरे यह राजनीतिक सत्ता कब्जा करने और उसे बनाए रखने का सबसे प्रमुख औजार बन गया। आज स्थिति यह है कि देसी बम बंगाल का अवैध कुटीर उद्योग बन चुका है। पश्चिम बंगाल में बमों का जो अवैध कुटीर उद्योग चल रहा है, उसमें अलग अलग तरीके के बम बनाए जाते हैं। उन बमों की अलग अलग मारक क्षमता होती है। एक बेसिक बम होता है, इसे बनाना सबसे आसान होता है और यह सबसे सस्ता होता है। इसमें पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर का इस्तेमाल होता है और इसे जूट के धागे से बांधा जाता है। यह कम तीव्रता वाला बम होता है, डराने धमकाने के लिए अक्सर इसका प्रयोग होता है। दूसरा डिब्बा बम होता है, जो ज्यादा शार्पनेल और घातक होता है। इसे स्टील के डिब्बों में बंद करके रखा जाता है। एक हाजमोला बम भी होता है,
जो कांच की छोटी बोतल में भरकर रखा जाता है और इसके फटने से कांच के टुकड़े नुकसान करते हैं। एक होता है पिन बम। यह ग्लिसरीन भरी कांच की शीशी में रखा जाता है जो छूने भर से फट जाता है। और एक क्रूड या नारियल बम होता है जो नारियल के खोल में बारूद भरकर बनाया जाता है। यह देसी बमों में सबसे ज्यादा नुकसानदायक माना जाता है और इसी की मांग सबसे ज्यादा होती है। यह 5 से 10 मीटर के दायरे में नुकसान पहुंचाता है। यह लोगों को जख्मी भी कर देता है। इस बम से हाथ पैर तक उड़ सकते हैं। भांगौर में जो बम मिले हैं उनमें सबसे ज्यादा यही नारियल बम है। मित्रों, अभी बंद पड़े घर और आम के बगीचे में ये बम मिल रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट्स बताती है कि बंगाल में कपड़े की दुकानों में भी बम मिल जाते हैं। जंगल के अंदर बम की गुप्त फैक्ट्रियां चलती हैं। संगठित तौर पर जो बम बनाने में लगे हैं वो बिहार से पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर जैसे रसायन तस्करी करके लाते हैं। कई लोग कोलकाता के पास ही बारूद जुटाते हैं और फिर बम बनाते हैं। डीएनए मित्रों, पुलिस ने भांगौर के चंदेश्वर पुलिस थाना इलाके में सुजुद्दीन मुल्ला को गिरफ्तार किया। खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने जब सुजुद्दीन के ठिकानों पर छापेमारी की तो वहां पर 5 देसी बम मिले। धान की भूसी में छिपाकर ये बम रखे गए थे। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि इस काम में उसके पिता सईद अली मोल्ला, भाई अब्दुल हलीम मोल्ला और दूसरे लोग भी शामिल हैं। समझिए, पूरा परिवार मिलकर बम की अवैध फैक्ट्री चलाता है। अब तक आपने पॉलिटिकल फैमिली देखी होगी जिसमें सभी सदस्य नेता होते हैं। फिल्मी फैमिली देखी होगी जिसमें सभी सदस्य एक्टिंग से जुड़े होते हैं। डॉक्टरों की फैमिली देखी होगी जिसमें परिवार के लगभग सभी सदस्य डॉक्टर होते हैं। लेकिन यह बंगाल की बम फैमिली है। यहां लगभग सभी सदस्य बम बनाने के काम में जुटे होते हैं। सुजुद्दीन मुल्ला जैसे 1-2 लोग नहीं हैं, बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की जो अवैध बम फैक्ट्री चलाते हैं। इसमें हजारों लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल में सैकड़ों करोड़ों रुपए का यह कारोबार है। जो मजदूर है वो अगर कहीं और काम करते हैं तो लगभग 6 से 7 हजार रुपए कमाते हैं, लेकिन बम बनाने से 8 हजार रुपए से ज्यादा कमा लेते हैं। 125 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का एक बम बिकता है। जो बेस बम है वो एक बम 130 रुपए में बिक जाता है, जबकि एक क्रूड बम की कीमत 1000 रुपए तक है। अगर कोई बल्क में 20 बम खरीदता है तो उसे 20,000 रुपए ही देने होते हैं। जो लोग बम की अवैध फैक्ट्री चलाते हैं उनके पास बाकायदा इसका ऑर्डर आता है, ठीक उसी तरह जैसे पोस्टर और झंडे के ऑर्डर दिए जाते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि अवैध बम फैक्ट्री चलाने वाली आधी रात को बमों का ऑर्डर लेते हैं। इसे पूरा परिवार और मजदूरों के साथ मिलकर बनाया जाता है और 24 घंटे के अंदर 100 बम बनाकर, यानी 100 बम बनाकर तैयार कर दिए जाते हैं। चुनाव के वक्त एक सप्लायर के पास कम से कम 2000 बम बनाने के ऑर्डर आते हैं। ऑर्डर आते ही बम बनकर तैयार हो जाते हैं और यही बम बंगाल के चुनाव का चरित्र बदल देते हैं। पिछले 55 साल से यही होता रहा है। धीरे धीरे ये बम बंगाल चुनाव के कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं। जो बम फैक्ट्री चलाने में शामिल रहे हैं वो भी स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने कई राजनीतिक दलों को बम सप्लाई किए हैं। मित्रों, जब से बंगाल में हिंसा वाली राजनीति की शुरुआत हुई तब से 2 ही पार्टी की सरकार बनी। पहले जब 3 दशक तक लेफ्ट की सरकार थी तब भी बंगाल में बम कल्चर था। 2011 में जब ममता बनर्जी की सरकार आई तब भी इस हिंसक संस्कृति में कोई बदलाव नहीं आया। आज भी बम कल्चर जारी है। आर्म्ड कॉम्प्लिकेट लोकेशन एंड इवेंट डेटा प्रोजेक्ट के अनुसार 2016 से 2026 के बीच जितनी भी चुनावी हिंसाएं हुई, अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम 2016 से 2026 के बीच जितनी भी चुनावी हिंसाएं हुई उसके आंकड़ा दे रहे हैं। 64% घटनाओं में सत्ताधारी पार्टी यानी टीएमसी के लोग शामिल थे। 2021 के विधानसभा चुनाव में हिंसा की 278 घटनाएं हुई, उनमें से 171 घटनाओं में टीएमसी के लोग शामिल थे। इस बार भी जो बम मिल रहे हैं उनमें से कई आरोपी ऐसे हैं जिनका संबंध तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। और इस बार दक्षिण 24 परगना में सबसे ज्यादा बम मिल रहे हैं। वहां पर 31 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। इन 31 सीटों में से 30 सीटों पर टीएमसी का ही कब्जा है। दूसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने यूपी के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को पुलिस पर्यवेक्षक बनाया है। अजय पाल शर्मा को शिकायत मिली कि दक्षिण 24 परगना में टीएमसी के कैंडिडेट जहांगीर खान के लोग वोटरों को धमका रहे हैं। उन्होंने जहांगीर खान के समर्थकों से क्या कहा, अब वो सुनिए। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही है कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। मित्रों, संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान कहते थे
कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है। इसी में चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक और केंद्रीय सुरक्षा बल लगे हुए हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस अजय पाल शर्मा की निष्ठा पर सवाल उठा रही। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बूथ पर ही नहीं, सड़क तक पर सीसीटीवी कैमरे लगने वाले हैं। संवेदनशील या अति संवेदनशील मतदान केंद्रों तक जाने वाली सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। करीब 2.5 लाख सेंट्रल फोर्स के जवान शांतिपूर्ण चुनाव कराने में लगे हुए हैं। केंद्रीय सुरक्षा बलों की टीम लोगों को निडर होकर वोट डालने की अपील कर रही है। सेंट्रल फोर्स के साथ मिलकर बंगाल पुलिस भी काम कर रही है। आज बंगाल पुलिस को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने धमकाते हुए क्या कहा, अब जरा वो भी सुन लीजिए। अभी जो पुलिस है इधर का, क्या बोलूं मैंने, वो लोगों को ले आया बीजेपी देख के, और वो लोगों ने एक भी एक्शन नहीं लेता है, खाली हमारा पार्टी का खिलाफ एक्शन लेता है। लेकिन ये लोगों को पता नहीं है 4 तारीख के बाद ये लोग वापस जाएंगे, तो आप लोग तो इधर में रहेंगे। सुना आपने, अपनी ही पुलिस के लिए लोगों के लिए ममता बनर्जी कैसी भाषा का प्रयोग कर रही है। इसे लोकतंत्र में बिल्कुल भी जायज नहीं कहा जा सकता। कम से कम ममता बनर्जी जैसी वरिष्ठ नेता से तो ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। बंगाल पुलिस भी सेंट्रल फोर्स के साथ मिलकर बम खोज रही है। ममता बनर्जी को इस पर खुश होना चाहिए, लेकिन टीएमसी कह रही है कि सेंट्रल फोर्स और बंगाल पुलिस दोनों मिलकर लोगों को धमका रहे हैं। डर और धमकी के बीच आज अमित शाह ने भी एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। चुनाव खत्म होने के बाद भी सेंट्रल फोर्स बंगाल में मौजूद रहेगी। हम आपको सुनाते हैं कि अमित शाह ने क्या कहा। 29 तारीख को बेखौफ होकर मत डालने चाहिए। दिल्ली के गुंडों की चिंता मत करिए। चुनाव आयोग ने चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ बिठाई, और आज मैं बोलकर जाता हूं 60 दिन तक ये सीआरपीएफ यही रहने वाली है। मित्रों, अमित शाह ने जो कहा इसकी वजह यह है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा का इतिहास रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में चुनाव के बाद लगभग 1300 हिंसक घटनाएं हुई। अकेले मई के महीने में नतीजों के बाद 88 प्रमुख घटनाएं हुई, जिनमें 31 लोगों की मौत हुई। हिंसा के अधिकतर आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगे। यही कारण है कि गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि चुनाव के बाद भी उनकी सुरक्षा होगी। मित्रों, बंगाल में इस तरीके का डर क्यों है? क्योंकि हिंसक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है। बंगाल के 55 साल के हिंसक बम कल्चर का इतिहास इसे सत्यापित भी करता है। मित्रों, नेता चाहे बंगाल के हों या फिर महाराष्ट्र के, वो जो चाहते हैं, वो जिस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, वही उनका कार्यकर्ता भी करता है। बंगाल में ममता बनर्जी खुद भी धमकी देती हैं और उनके कार्यकर्ता भी ऐसा ही करते हैं। मित्रों, आपको याद होगा कुछ दिन पहले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया था। अब कांग्रेस के विधायक ने भी कुछ ऐसा ही किया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के विधायक हैं विजय वडेट्टीवार। उन्होंने पीएम मोदी को लेकर क्या विवादित बयान दिया, उसे अब सुनना चाहिए। आज ट्रंप ने पूरे अमेरिका को बर्बाद कर चुका है, अपने मंसूबे पूरे करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। जैसे कि देश में चल रहा है अपने हिंदुस्तान में, वैसे वहां चला तो वो होना ही था। जितने लोग रास्ते पर उतरकर उनका विरोध किया, अब हिंदुस्तान में उतर नहीं रहे, तो इनको लग रहा है कि सब कुछ आलबेल है। लोगों में वही भावना आज भी है कि पूरे हिंदुस्तान भी वो बर्बादी का रास्ते पर चल रहा है। मित्रों, हिंसा चाहे शाब्दिक हो या बमबाजी वाली हो, ये लोकतंत्र की आत्मा पर आघात है। बमबाजी वाली हिंसा मतदाता के चुनने के अधिकार पर चोट पहुंचाती है, तो शाब्दिक हिंसा शुचिता वाली राजनीतिक संस्कृति को चोट पहुंचाती है। मित्रों, जनभावना का प्रतिबिंब कहे जाने वाले लोकतंत्र में ऐसी हिंसा की कोई जगह नहीं।